हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 28 अप्रैल 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको डेली आप बेसिस पे आप कवर करते रहिए। दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी यहाँ पे वीडियोस देखते हैं इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे वीडियोस को देखते हैं, वो जरूर फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है और 1 मई से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस मेंस के लिए हो, एफआरओ मेंस के लिए हो या फुल प्रिपरेशन बैच हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ये उनको मिलती रहे, तो उसके लिए अभी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS2 में बात करते हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी शेयर की गई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और उसमें कहा गया है कि पिंक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं 32 ग्राम पंचायत में, गड़क डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका का जो गड़क डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 32 ग्राम पंचायतों में पिंक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। तो इन अ मूव टू मेक सैनिटेशन एक्सेसिबल, सेफ एंड एट द सेम टाइम रिमूव एम्बेरसमेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डेज among adolescent girls, the Gadak district of Karnataka is constructing pink toilets in 32 ग्राम पंचायत across the district। तो ये कहना है कि जो गड़क डिस्ट्रिक्ट की जो ग्राम पंचायत है उनका कहना ये है, 32 ग्राम पंचायतों का कहना ये है कि जिससे कि सैनिटेशन एक्सेसिबल हो सके, यानी कि स्वच्छता को जो सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए, और जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं जो 12 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनको एडोलसेंट गर्ल्स कहते हैं। तो वो जो बच्चे हैं उनके जब मेंस्ट्रुअल डेज जब आते हैं, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उस टाइम पे जो एक टैबू है समाज में, या जो उस टाइम पे उनको एम्बैरेसमेंट फील करना होता है, उसके वजह से उनको वहाँ पे टॉयलेट्स बनाई जाएंगी, जिससे कि वो इजीली वहाँ पे चेंज कर सकें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में, कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? वेस्ट मैनेजमेंट का, यानी कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसका एक अभिन्न अंग है वेस्ट मैनेजमेंट का, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अदरवाइज टैबू टॉपिक दैट इम्पैक्ट्स, टैबू टॉपिक वो टॉपिक होता है जिसके ऊपर लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते, दैट इम्पैक्ट्स नॉट जस्ट हेल्थ एंड वेलबींग बट ऑल्सो एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन इन द कंट्री। नेक्स्ट आता है द टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन कन्वर्जेंस। अब देखिए, टॉयलेट्स जो बनाई जा रही हैं इसके लिए पैसा कहाँ कहाँ से लाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से 4 स्कीम्स को, 4 अलग अलग चीज़ों को मर्ज किया गया है जहाँ से पैसा लाया जा रहा है इनको बनाने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो पैसा आता है, फिर मनरेगा से पैसा लिया गया है, 15वें फाइनेंस कमीशन से पैसा आया है, और ग्राम पंचायत का जो फंड होता है उससे जो पैसा आया है, इन चारों चीज़ों से मिला के इन टॉयलेट्स को बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक, आप कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था पैसों का, उसकी मदद से किस तरह से पैसों को एडजस्ट करके ये बनाई जा रही है। तो आप इसमें जब अपना आंसर लिखेंगे, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, क्योंकि 3 जून और 12 जून को जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सवाल ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो आप अपने आंसर में लिख ही सकते हैं सब चीज़ों को। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं यूपी की, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेस स्कीम की लॉन्च की है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो वाराणसी से BHU से डेस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें जो SC स्टूडेंट्स हैं, जो SC कैंडिडेट्स हैं, उनको UPSC की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भारत में। तो पूरे भारत में 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बनाई गई हैं। डेज आर बीइंग सेटअप टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू द SC स्टूडेंट्स फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC। तो UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग जो सेंट्रल सर्विसेज एग्जामिनेशंस निकालता है, सिविल सर्विस एग्जाम निकालता है, जिसके हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं UPSC की, तो उसके लिए फ्री कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी SC स्टूडेंट्स को। ऑफ 100 सैंक्शन सीट्स फॉर कोचिंग पर सेंटर, 33% सीट्स प्रीफरेबली वी गिवन टू एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ SC कास्ट। तो ये कहा जा रहा है कि SCs में जो गर्ल्स हैं, 33% सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। हर कोचिंग में अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से 33 सीट्स जो हैं वहाँ पे गर्ल्स के लिए रहेंगी, वो गर्ल्स SC गर्ल्स होंगी, इतना कहा जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि जो प्रधानमंत्री अवार्ड मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिल रहा है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसमें जो चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का और बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, उसको अवार्ड मिला है। द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस
और ये किसमें अवार्ड मिला है? खेलो इंडिया के स्कीम के तहत अवार्ड मिला है। द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था भारत सरकार के द्वारा टू एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड इनोवेटिव वर्क डन बाय डिस्ट्रिक्ट्स। ये इसलिए बनाया गया था, ये जो अवार्ड बनाए गए हैं अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसलिए बनाए गए थे कि जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिले, उनको एक प्रोत्साहन मिले कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पुरस्कृत किया जाएगा, हमें पुरस्कार दिया जाएगा। एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनको भी अवार्ड दिया सकता है, बशर्ते आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो डिपार्टमेंट का जो काम है वो बहुत अच्छे से लेवल पे करना होगा। फॉर द ईयर 2021 दीज अवार्ड्स हैव एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो 2021 में सिविल सर्वेंट्स का, यानी कि जो लोक प्रशासक हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा किन कैटेगरीज में? एक तो जन भागीदारी में, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन में, किस किस की पीपल पार्टिसिपेशन में, एक तो वो पोषण अभियान हो या एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स हो, यानी कि खेलकूद में, वेलनेस में, खेलो इंडिया स्कीम के तहत, फिर डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू हो, या गुड गवर्नेंस हो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत, जो स्ट्रीट वेंडर वाली जो स्कीम निकाली थी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए किसके तहत? एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट स्कीम के तहत, फिर सीमलेस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस होनी चाहिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इनोवेशन। यानी कई सारे प्रोग्राम्स थे जिनके तहत ये देखा जा रहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस लेवल पर काम कर रहा है। द खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इज कंटिन्यूइंग फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड इन 2016-17। तो जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स की स्कीम चलाई गई थी सरकार के द्वारा 2016-17 के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ये जो स्कीम है ये इसलिए बनाई गई थी जिससे कि भारत के अंदर जो स्पोर्ट्स का गिरता हुआ स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो पर्सन थे वो स्पोर्ट्स में जाना नहीं पसंद कर रहे थे। इतना बड़ा इतना विशाल देश होते हुए भी हम ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं जीत पाते, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स नहीं जीत पाते। तो उसके लिए सरकार की योजना चलाई थी खेलो इंडिया स्कीम के तहत, जिससे कि हम जो लोकल यूथ टैलेंट है स्पोर्ट्स में उसको आगे निकाल के लेके आ पाए। नेक्स्ट आता है नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया साइन स्टेटमेंट ऑन इंटेंट ऑन SDGs फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन। तो देखिए नीति आयोग ने और यूनिसेफ ने एक MOU साइन किया है या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि बच्चों पर, सतत विकास गोल जो बच्चों पर आधारित है, बच्चों के ऊपर फोकस करता है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, उसके ऊपर उस पर कोलैबोरेशन किया जाएगा। तो एक रिपोर्ट जारी की जाएगी इनके द्वारा, इंडिया की पहली रिपोर्ट जारी की जाएगी, स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मल्टी डायमेंशनली यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों का डेवलपमेंट किया जा सके, तो उसके ऊपर इसको जो रिपोर्ट है उसको लाया जाएगा। ये थी GS2 की न्यूज़। अब देखते हैं GS3 में। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि इंडिया का जो शुगर एक्सपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और 291% हो गया, यानी भारत अपने यहाँ की जो डिमांड है, अपने देश की जो डिमांड है शुगर की, उसको तो पूरा कर ही रहा है, साथ साथ उसके पास इतना सरप्लस शुगर है कि वो दूसरे देशों को भेज रहा है। और 2013-14 से अगर हम देखें, अब तक कंपेयर करें, तो 291% शुगर का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। तो शुगर एक्सपोर्ट्स एक्सीड 10 मिलियन टन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 10 मिलियन टन पहली बार पार कर गया है शुगर एक्सपोर्ट। शुगर एक्सपोर्ट्स राइज बाय 64% ड्यूरिंग 2021-22 लोन, यानी 2021-22 में अकेले में ही 64.90% राइज किया है शुगर का एक्सपोर्ट। इन 2021-22 यानी कि अप्रैल से फरवरी की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड शुगर वर्थ $769 मिलियन। सबसे ज़्यादा हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो इंडोनेशिया को किया है, इंडोनेशिया के बाद बांग्लादेश को किया है, फिर सूडान को किया है, उसके बाद फिर UAE को करा है। ये 12 जून में जो UPPCS होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ से पूछेंगे सवाल कि सबसे ज़्यादा शुगर हमने इंपोर्ट किस देश को किया है, क्रोनोलॉजी में लगवा लेगा वो आपसे, है ना। तो 12 जून के लिए और 3 जून के लिए UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने जो शुगर एक्सपोर्ट किया है वो 769 मिलियन करा है इंडोनेशिया को, उसके बाद किया है दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को, तीसरे नंबर पे सूडान को, चौथे नंबर पे UAE को। और अगर हम देखें कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, तो यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्य मिलके ही भारत में 80% शुगर का डेवलपमेंट करवा देते हैं। शुगर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इन 3 राज्यों से ही बेसिकली हो रहा है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बाकी का बचा हुआ जो 20% है वो दूसरे और शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात है, MP है, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब। तो बाकी इनसे मिलके ये शुगर बन रही है। बेसिकली 80% जो बन रही है वो महाराष्ट्र से, यूपी से और कर्नाटक से मिलके बन रही है। इंडिया जो है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील के बाद भारत जो है वो दूसरा लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। सबसे पहला शुगर प्रोड्यूसर कौन है? चाइना नहीं है, ब्राज़ील है, और दूसरा नंबर पर कौन आता है? वो भारत आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सवाल स्टेटमेंट बन के UPPCS में और UPSC में आ सकते हैं, और इन सब सवालों को इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे लोअर PCS में, उसमें आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट एवर 1.67 लाख कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.67 लाख कंपनी को रजिस्टर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। तो रजिस्टर्ड मोर देन 1.67 लाख कंपनी इन कॉर्पोरेशंस एज कम्पेयर टू 1.55 लाख कंपनीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो 2020-21 में 1.55 लाख कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि 2021-22 में 1.67 लाख कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब किसके पास कौन सी स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हैं? तो सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, 31,000 कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद उससे कम हुआ है यूपी में 17,000 के करीब, फिर दिल्ली में हुआ है 16,323, कर्नाटक में 13,403 और फिर तमिलनाडु में हुआ है 11,000। तो सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ है 2021-22 में? महाराष्ट्र में हुआ है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूपी में, तीसरे नंबर पे दिल्ली। यानी कि अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल बन सकता है आपका। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 3 डे सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस इन बेंगलोर। तो 29 अप्रैल को 3 दिन की सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस लॉन्च की जाएगी बेंगलोर कर्नाटका में। तो सेमीकॉन इंडिया 2022 विल अट्रैक्ट सेमीकंडक्टर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सेमीकॉन इंडिया क्योंकि भारत जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत पीछे है, अभी भी हम बहुत ज़्यादा हमारा सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो सब चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है तब से इस चीज़ पे फोकस कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है सारी डिसरप्ट हो गई थी, सामान इधर से उधर नहीं जा पा रहा था, तो भारत में चीज़ों के दाम बढ़ने लगे थे। चाहे वो गाड़ियों में सेमीकंडक्टर की कमी हो, चाहे फ़ोन्स में सेमीकंडक्टर की कमी हो, सबसे भारत गुजरा है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं वो कि हम एक ऐसी स्कीम चलाएंगे, एक ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डेवलप होना शुरू हो जाए, जिससे हमारी जो डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पे, उसको निर्यात करने में हमारे यहाँ या आयात करने में हमारे यहाँ इंपोर्ट करने में वो खत्म हो जाए। तो सेमीकॉन इंडिया 2022 विल अट्रैक्ट सेमीकंडक्टर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सेमीकॉन इंडिया 2022 विल एक्ट एज अ बिग स्टेप इन फुलफिलिंग पीएम्स विजन ऑफ इंडिया एज अ इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इनोवेशन हब। तो जो प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर हब के रूप में बने, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि MeitY के द्वारा MEITY यानी कि MeitY के द्वारा सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस हो रही है। 29 अप्रैल से चलेगी और 1 मई तक चलेगी। कहाँ पे? बेंगलोर के जो होटल है ITC गार्डन है, इसको तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेंगलोर जरूर ध्यान रखना है आपको कि बेंगलोर में है। और इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी कि आपको डिज़ाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है भारत में, और किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन, और भारत को एक सेमीकंडक्टर नेशन के रूप में हमें डेवलप करना है। तो ये इस स्कीम का सेमीकॉन इंडिया 2022 का विजन है। नेक्स्ट आता है कि फिनलैंड के जो मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के, वो भारत आए हैं, और जो 2 मिनिस्टर्स हैं और जो भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनसे वो मिले, और उनका जो कहना है कि इंडिया और फिनलैंड जो है क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक MOU साइन करेगा, या इसके ऊपर वो बैठ के काम करेंगे दोनों। तो सिर्फ इतना सा आपसे सवाल आपको पूछा जा सकता है कि भारत जो है क्वांटम कंप्यूटिंग पे किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है? तो इंडिया फिनलैंड के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पे कोलैबोरेशन कर रहा है। इतना आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और फिनलैंड जो है वो दोनों आपस में क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करने जा रहे हैं। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने लॉन्च किया है फिनक्लूवेशन। देखिए, फिनक्लूवेशन का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियली या जो वित्तीय, अगर हम देखें कि जो वित्तीय समावेश के ऊपर अगर हम काम करें और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, जो टेक्नोलॉजी से, जैसे कि हम आजकल अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, या जितने भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू किस तरह से लोगों के अंदर वित्तीय समावेशी लाया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसके ऊपर काम करेगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि फिनक्लूवेशन क्या चीज़ है? पहली बात तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, और इसको किसने लॉन्च किया? इसे किसी बैंक ने लॉन्च नहीं किया, जो PNB या SBI है, इस तरह के किसी बैंक ने लॉन्च ना करके इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है, उसने लॉन्च किया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक 100% गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत उसने लॉन्च किया है फिनक्लूवेशन। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? टू कोलैबोरेट विद फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो स्टार्टअप कम्युनिटी है वो, टू को क्रिएट एंड इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है।
द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन मुंबई ऑन 14 से 15 मई 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मुंबई में 14-15 मई 2022 में। इसके तहत जो क्रूज शिप है, जो क्रूज़ का सेक्टर है, जिसमें हम समुद्री जो यात्रा करते हैं, जो क्रूज़ एक लग्जरी क्रूज़ में हम कह सकते हैं कि जो यात्रा होती है, उसके ऊपर बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि भारत में उसको बढ़ावा देना है। टुडे कॉन्फ्रेंस विल शोकेस अबंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज टूरिज्म क्रूज़ टूरिज्म सेक्टर। तो जो भारत का जो क्रूज़ टूरिज्म है उसके ऊपर, क्रूज़ पर्यटन है उसके ऊपर इस पर जोर दिया जा रहा है। इवेंट लोगो और मैस्कॉट, यानी कि जो उसका मैस्कॉट, जो उसको शुभंकर अगर हम कहें हिंदी में, तो जो उसका शुभंकर या मैस्कॉट जो उसका लॉन्च किया गया था उसका नाम है कैप्टन क्रूज़ो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैप्टन क्रूज़ो जो है वो ये जो क्रूज़ शिप है या क्रूज़ शिप के ऊपर जो इवेंट हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जो मैस्कॉट है वो कौन है? कैप्टन क्रूज़ो है। इंडिया डिड हैव अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट इन 2017 व्हेन दी पहली इंटरनेशनल क्रूज स्टॉप्ड इन इंडिया एट द मुंबई पोर्ट वेयर ओवर 1800 पैसेंजर्स एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट इंटरनेशनल वॉयज। तो अब ये माना जा रहा था कि क्योंकि इंडिया ने बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया इसमें, 2017 में जब इसको स्टार्ट किया गया पहली बार, तो पहला इंटरनेशनल क्रूज़ जो है वो भारत में आकर रुका मुंबई में, जिसमें 1800 पैसेंजर्स ने पहली बार एक इंटरनेशनल वॉयज करी, इंटरनेशनल यात्रा करी इंडियन पोर्ट से। सिंस देन क्रूज़ टूरिज्म इन इंडिया हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। उसके बाद से 2017 के बाद से बहुत तेज़ी से क्रूज़ टूरिज्म बढ़ा है। 2017-18 में 238 क्रूज शिप्स जो हैं वो भारत आए हैं, जिसमें कि 1.76 लाख पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। जो सबसे बड़ा शिप अब तक आया है, स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज विजिटेड मुंबई पोर्ट इन 2019। फिर आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल, एक सी क्रूज का टर्मिनल भी बन रहा है, BPX इंदिरा डॉक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जो 2024 तक बनने की उम्मीद है। भारत ने एक मैरीटाइम इंडिया विजन लॉन्च किया था 2030 में, 2030 तक के लिए, यानी कि 10 साल का विजन लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2021 में, और इसमें ये कहा जा रहा था कि 10 साल के पीरियड में जो ग्रोथ मैप है गिव्स सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ओशन। अब देखिए क्या क्या किया जाएगा कि महासागर के विकास के लिए, तटीय विकास के लिए, नदी क्रूज के प्रचार के लिए इस पर काम किया जाएगा। तो ये बात कही जा रही है मैरीटाइम इंडिया विजन जो है 2030 में। दिस प्लान इज एस्टिमेटेड टू क्रिएट अबाउट 2 लाख न्यू जॉब्स। अब कहा जा रहा है कि इससे 2 लाख जॉब्स नहीं बनेंगी, and meet the expectations of the cruise visitors and the cruise industry and also provide momentum from infrastructure development। और ये कहा जा रहा है कि इससे जो क्रूज़ इंडस्ट्री है या जो क्रूज़ विजिटर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है नीति आयोग रिलीजेस ड्राफ्ट बैटरी सेविंग पॉलिसी फॉर स्टेक होल्डर कमेंट्स। अब देखिए बैटरी की जो प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बहुत बड़ी है। उसमें कहना ये है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या हम उससे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। तो नीति आयोग एक ऐसी पॉलिसी लाना चाह रहा है जिससे कि हम बैटरी को स्वैप कर सकें। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपकी जाते जाते रास्ते में बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, तो कोई जैसे पेट्रोल पंप होते हैं इस तरह से कोई बैटरी पंप हो और वहाँ पे आप जाके अपनी बैटरी को बदलवा लें, अपनी गाड़ी की जो आपकी व्हीकल की जो बैटरी है उसको निकाल के वहाँ पे रख दें और वहाँ से नई बैटरी अपने कार में या अपने व्हीकल में लगवा लें। हालांकि 4 व्हीलर में ये करवाना बहुत मुश्किल है अभी थोड़ा सा, लेकिन 2 व्हीलर में करवाना इसको थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। तो उसके ऊपर पॉलिसी लाई जा रही है। तो ड्यूरिंग द COP 26 समिट इन ग्लासगो, जब ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में इस बार का COP 26 हुआ, तो भारत ने कमिट किया कि हम कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 45% से घटा देंगे और जो हमारा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है उसको, नॉन फॉसिल का मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करें, यानी कि कोयले का, पेट्रोल का इस्तेमाल ना करके हम सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बढ़ाकर 500 गीगावाट तक ले जाएंगे 2030 तक। और हमारी जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से तैयार करेंगे 2030 तक। और फाइनली भारत ने जो नेट जीरो होने का जो टारगेट रखा है वो 2070 रखा है। ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछा सकता है आपसे कि भारत ने नेट जीरो होने का टारगेट कब बनाया है? 2070 बनाया है। द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू CO2 एमिशन। अब कहना ये है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यानी कि जो सड़क परिवहन है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूटर है CO2 एमिशंस का। 1/3 यानी कि 1/3 जो पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स की। अगर हम कुछ न्यूज़ देखें तो स्पोर्ट्स में कहा जा रहा है कि PM कंडोल्स द डिमाइस ऑफ TT चैंपियन। टेबल टेनिस के चैंपियन थे विश्व दीनदयालन, तो इनकी अभी मृत्यु हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा सकता है कि विश्व दीनदयालन जो हैं ये किस चीज़ से संबंध रखते थे? अभी इनके हाल ही में मृत्यु हुई है। ये स्पोर्ट्स से रखते थे, और स्पोर्ट्स में भी किससे रखते थे? टेबल टेनिस से। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने सैंक्शन किए हैं 1.28 करोड़ रुपीज़ फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ 30 रेसलर्स एट सीनियर एशियन चैंपियनशिप इन मंगोलिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीनियर एशियन चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? मंगोलिया में हो रही है।
और 19 अप्रैल से शुरू होगी एज अ मच नीडेड एक्सपोजर कॉम्पिटिशन अहेड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स से पहले ये चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको पता चल पाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जो 2022 के एंड में होने वाले हैं, उससे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्रृंखला थी जो मंगोलिया में हो रही है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर 28 अप्रैल। तो ये थे 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसमें अगर कुछ भी इनोवेशन चाहिए या कुछ भी अलग आपको चाहिए इसमें आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।